नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। यह करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे द्वारा शुरू की जा रही है, जिसमें हम पूरे एक साल का जो मार्च 2021 से मार्च 2022 तक का करंट टॉपिक जो है इसमें कवर किया जाएगा। इसको कवर करेंगे। इसमें जो है टोटल 2000 प्लस टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ करंट के साथ साथ जो भी रिलेवेंट स्टैटिक टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उस स्टैटिक टॉपिक से प्रश्न पूछता है जो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होता है, लाइक पॉलिटी में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ज्योग्राफी में हो गया, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू करी गई है। यह प्री और मेंस दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसमें केवल आपको फैक्चुअल जानकारी ही नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है डिटेल एनालिसिस भी आप थोड़ा बहुत करते चलोगे, ताकि जो है आपको मेंस में भी काम दे। और इस टोटल सीरीज को जो है हमने तैयार करने में 4 से ज़्यादा स्रोतों की सहायता ली है, तो आई होप कि ये ज़्यादा विस्तृत और प्रिसाइज भी होगा एग्जामिनेशन के लिहाज से। और इससे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको जस्ट 100 रुपये पे करके जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसीजर दिया हुआ है जुड़ने का, उसको फॉलो करके आप जुड़ सकते हो। और इसमें जो है आप वीडियो और पेड मेंबर बन के जो है इसके PDF नोट्स का भी लाभ उठा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, देखिए हम पूरे करंट अफेयर सीरीज को सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, लाइक नेशनल, इंटरनेशनल, दैट इज IR, फिर आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, आपका प्राइजेस, इंडेक्स एंड इंडाइसेस, स्पोर्ट्स, जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं सबके बारे में सबका जो है संकलन किया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नेशनल्स। इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जो भी नेशनल डेवलपमेंट हुए हैं पिछले एक साल में। आज के पार्ट में फरवरी 2022 से लेके हम सितंबर 2021 तक के नेशनल डेवलपमेंट को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो यह टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें वैकल्पिक उर्वरक और हरित वित्त पोषण पे बल दिया गया है। वैकल्पिक उर्वरक और जो ग्रीन फाइनेंसिंग, दैट इज हरित वित्त पोषण, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह टर्मिनोलॉजी, इसको एग्जामिनेशन के लिहाज से आपको ध्यान रखना चाहिए। वैकल्पिक उर्वरक क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। वैकल्पिक उर्वरक का मतलब जो हमारा कन्वेंशनल केमिकल उर्वरक का उपयोग होते आ रहा है अभी तक, उसके स्थान पे ऐसे उर्वरक का उपयोग जो इन्वायरमेंटल हितैषी है, प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा और मनुष्य के हेल्थ पर भी ज़्यादा कुप्रभाव नहीं डालेगा, जैसे कि जैविक उर्वरक और नैनो यूरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं मैंने पहले ही रिसाइड किया कि यह उर्वरक मिट्टी की रक्षा करते हैं, अधिक उपज करते हैं, साथ साथ जो है पोषक तत्वों की ज़्यादा कुशल उपयोग भी इस उर्वरक के द्वारा, वैकल्पिक उर्वरक के द्वारा होती है। तो आपको वैकल्पिक उर्वरक पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज्योग्राफी या इकोनॉमिक कहीं से या करंट डेवलपमेंट से कहीं से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आता है ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग करंट और इकोनॉमिक का टर्म है, आप इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे वित्त पोषण जो पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाएं होती हैं उसमें किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग। ठीक है, इसको इसमें बताया गया है कि पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं में उपयोग होने वाली जो वित्तीय व्यवस्था है उसी को ग्रीन फाइनेंसिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में फाइनेंस करना है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना है, तो आप कह सकते हैं कि मैं जो है ग्रीन फाइनेंसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, स्वच्छ परिवहन में कोई फाइनेंस करता है तो वह ग्रीन फाइनेंसिंग होगा। ऊर्जा कुशल परियोजनाएं आदि जो है ग्रीन फाइनेंसिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगला न्यूज है केरल सरकार से रिलेटेड। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से राइज होता है थोड़ा इसमें जान लेते हैं। केरल सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया है जिसका उद्देश्य है लोकायुक्त की शक्तियों को कर्व करना, सीमित करना। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि हाल ही में, देखिए ये फैब का हम करंट डेवलपमेंट पढ़ना है, फरवरी से शुरुआत करके पीछे चलते जाएंगे सितंबर 2021 तक आज के पार्ट में। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से प्रीलिम्स में अराइज हो सकता है कि हाल ही में जो है किस राज्य के द्वारा जो है
अपने लोकायुक्त की शक्तियों को कम करने के लिए कानून पारित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए केरल। देखिए फैब और आपका जनवरी काफ़ी प्रोडक्टिव है, क्योंकि 7 मई 2022 को एग्जाम होने वाला है। ये 2 मंथ और पीछे चूंकि लास्ट के 5 मंथ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के जो है ये सीरीज शुरू करी गई है, इसीलिए मैंने फरवरी से शुरू किया है। ठीक है, इसमें होगा क्या, इससे राज्य सरकार को इनके निर्णय को स्वीकार और अस्वीकार करने की शक्ति मिल जाएगी, जबकि उनको जो है लोकायुक्तों को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है राज्य सरकार को यदि लगता है कि इनका निर्णय मानना चाहिए तो मानेगी, नहीं लगता है तो नहीं मानेगी। ठीक है, अब देखिए इसे जो स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड है वह है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से राइज हो सकता है। मेरे तरफ देखिए कि लोकायुक्त और लोकायुक्त अधिनियम जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 2013 में। अब आइए स्क्रीन पर देखिए, केंद्र जो है केंद्र में लोकपाल की व्यवस्था होती है और राज्य में जो है लोकायुक्त का प्रावधान है। ये करते क्या हैं, ये कुछ लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध जो भी भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उनकी जांच करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है। अब इसके बारे में और डिटेल जो भी आपके पास स्टैटिक बुक होगी उससे जान लीजिएगा। अगली न्यूज है प्रमुख उद्योग क्षेत्र में। देखिए फरवरी 2022 में जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जो है 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया गया। कई बार प्रश्न यहां से पूछा जा चुका है कि भारत में कितने प्रमुख उद्योग हैं, तो 8 हैं, और कौन कौन से हैं इसको भी आइडेंटिफाई करने को लेकर जो है क्वेश्चन कई बार अराइज हो चुका है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। स्क्रीन पर देखिए, इसमें से निम्न उद्योग शामिल हैं, इसमें उच्चतम से न्यूनतम भारांश क्रम में इसे शामिल किया गया है, अरेंज किया गया है। देखिए नीचे, रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, ये 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं। यहां से क्वेश्चन कई बार राइज हो चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखना। और जो भी पेड मेंबर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पूरा देखने के बाद आप PDF को रिवाइज करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, रिवीजन करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा 20 पेज रिवाइज करने में। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप एक बार वीडियो देख के पूरा समझ लो, उसके बाद आप रिवीजन मोड में आना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए धन्यवाद प्रस्ताव अनुच्छेद 87 में उल्लिखित है। इसमें राष्ट्रपति जो है लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के संसद के दोनों सदनों को जो है संबोधित करता है। उसके बाद क्या है, देखिए ये क्यों चर्चा का विषय है, और माफ कीजिएगा माय डियर फ्रेंड, और मैंने धन्यवाद प्रस्ताव को क्यों इसमें समाहित किया है। आपको पता होगा कि हाल ही में जो है बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, उस पर वोटिंग हुई थी। तो इस लिहाज से धन्यवाद प्रस्ताव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसमें जो है सरकार की योजनाएं और नीतियों का भी कुछ विवरण होता है। उसके बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर वोटिंग कराई जाती है, और वोटिंग में जो है धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि यह फेल कर जाता है धन्यवाद प्रस्ताव, तो ऐसा माना जाता है कि सरकार की हार हो गई है और सरकार जो है गिर जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और आर्टिकल 87, देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटिनल ऑन द क्वी वाइव। यह एक फ्रेंच प्रोवर्ब है जो रिलेटेड है जुडिशियरी से, अर्थात न्यायपालिका से रिलेटेड है। इसका यदि हिंदी अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है सतर्क संरक्षक। ठीक है, हाल ही में यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अन्य विभिन्न न्यायालयों के द्वारा चर्चा का विषय बना हुआ है। मूल अधिकारों के संबंध में न्यायालय को एक सतर्क संरक्षक की भूमिका दी गई है। तो क्वेश्चन यहां से यह पूछे कि मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से किसको जो है सतर्क संरक्षक की भूमिका दी गई है, तो न्यायालय को, जुडिशियरी को। आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। इसका प्रथम बार उपयोग यदि इंडिया की बात करें तो मद्रास राज्य वर्सेज विजिरो भारत संघ और राज्य मामले 1952 में जो है इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो ये आप चाहे तो न जान सकते हो, वैसी जानकारी के लिए मैंने इनपुट कर दिया है। लेकिन सेंटिनल ऑन द क्वी वाइव जो है फ्रेंच प्रोवर्ब, जिसका अर्थ होता है सतर्क संरक्षक, ये आपको जो है जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला एक पॉइंट है योजना के बारे में, जिसका नाम है PM डिवाइन। ठीक है, यह पूर्वोत्तर के लिए PM की एक विकास पहल है और इसकी घोषणा जो है यहाँ पे देखिए 2022-23 में की गई है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अब देखिए इस योजना का लक्ष्य क्या है। आपने देखा कि
पूर्वोत्तर विकास के लिए यह योजना चलाई गई है और इसके तहत जो है 1500 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग भी करी गई है। यह योजना जो है पूर्वोत्तर एरिया में बुनियादी ढांचे और मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंग्लिश मीडियम से हैं और सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट के वित्त पोषण में जो है इनका उपयोग होगा। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसका हिंदी भी इंग्लिश भी मैं बोलते चला जाऊंगा ताकि जो है आपको समझने में कठिनाई ना हो। अगली महत्वपूर्ण योजना है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। अपैरल जो हम पहनते हैं उसी को बोलते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पीएम मित्रा। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए किसी भी योजना का और शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी जो है माय डियर फ्रेंड कई बार जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछती है कि इसका फुल फॉर्म क्या है इस योजना का या इस टर्म का, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये चर्चा में क्यों है, पहले देख लेते हैं कि पीएम मित्रा जो है चर्चा में क्यों है। देखिए पीएम मित्रा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करी जाएगी जहां वस्त्रों से लेके हर एक तरीके की प्रोसेसिंग, वस्त्रों को लेके हर एक तरीके की प्रोसेसिंग करी जाएगी, रंगाई पुताई कताई बुनाई सब। ठीक है, ये मतलब एक नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझा दिया पीएम मित्रा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि इसको जो है सरकार का टारगेट है, मेरी तरफ देखिए कि पूरे देश में जो है ऐसे 7 पार्क स्थापित करने का अभी फिलहाल में। तो सरकार जो है राज्यों को एक चैलेंज पद्धति के आधार पे जो है आग्रह किया है राज्यों से कि यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 15 मार्च 2022 तक जो है अपने प्रस्ताव, अपने अनुरोध जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि पीएम मित्रा जो है क्यों चर्चा में बना हुआ है। अब चूंकि पीएम मित्रा की बात हो रही है तो पीएम मित्रा का जो स्टैटिक पोर्शन है कब शुरू हुआ था और इसका क्या लक्ष्य है आपको पता होना चाहिए। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, वर्ष 2021 में ही शुरू हुआ था और इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने पहले बताया एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला का जो है निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और एक ही स्थान पर कताई बुनाई प्रसंस्करण रंगाई और छपाई से लेके परिधान निर्माण तक के जो है कार्य इसमें शामिल है माय डियर फ्रेंड। और अभी तक यदि बने हुए हैं, आप नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। कोर्स को खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसे 7 एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना है, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब बात आती है क्लैप की। क्लैप जो है स्वच्छ आंध्र प्रदेश अभियान है। यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, लोग भागीदारी के साथ स्वच्छता की स्थिति एवं अपशिष्ट प्रबंधन में और अधिक सुधार करना। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से इस तरीके से अराइज हो सकता है कि क्लैप जो है किस सरकार की, किस राज्य सरकार की योजना है। ज़्यादा कुछ इसमें जानना जो है महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने इसलिए समाहित कर दिया है। कभी कभी दूसरे स्टेट की योजनाओं के बारे में भी पूछ देता है, तो क्लैप जो है आंध्र प्रदेश की योजना है। ठीक है, अब बात आती है ABCD की। हाँ देखिए, अब आप ये मत सोचना कि ABCD, अब वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अल्फाबेट। ABCD स्टैंड फॉर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बीपीएससी यदि आपके साथ गेम खेलना चाहे, यदि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में MCQ के थ्रू, तो ABCD से खेल सकती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन। ठीक है, इसमें जो है SBI राष्ट्रीय संस्कृत कोष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा जो है लाल किले में जो है ABCD के विकास के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अब देखिए, अब ये ABCD क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसके तहत जो भी GI टैग वाले उत्पाद होंगे ना, होते हैं ना, जैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक चिन्ह वाले उत्पाद, प्रोडक्ट, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है यह योजना जो है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा मिलकर शुरू किया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। इसका उद्देश्य है भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा विदेशों में परिसर खोलने के लिए एक रूपरेखा जो है प्रस्तुत करना। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों को किसी और देश में जो है परिसर खोलने के लिए जो प्रस्ताव पेश करने के लिए कमेटी गठित की गई है, किसके अध्यक्षता में, डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की अध्यक्षता में। और देखिए ये टोटली बेस्ट है। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था 2020 काफ़ी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
तो आप बताओ कि वो एजुकेशन पॉलिसी जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाई गई थी, नीचे कमेंट करके आप बताओ। यह कदम जो है, यह कदम क्यों उठाया गया, क्यों सरकार को लगा कि ऐसी समिति की गठन करनी चाहिए। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने जो है सऊदी अरब और मिस्र में जो है अपने केंद्र को खोलने को लेके एक प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार के पास दिया था, इसी को लेके जो है यह समिति का गठन किया गया। तो आई होप कि आपको के राधाकृष्णन समिति समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक है पुनौरा धाम, जो कि बिहार में है। माता सीता की जन्म स्थली मानी जाती है इसको, और यह सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये तो पहले से है। अब लेकिन अभी चर्चा में क्यों है ये जानना जरूरी है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो है इसको रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, तथा प्रसाद, जिसका फुल फॉर्म है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विकास विरासत संवर्धन अभियान, इस योजना में भी, इन दोनों योजना में, स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना में इस पुनौरा धाम को जो है समाहित किया गया है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि पुनौरा धाम जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। अब यहां से स्टैटिक टर्म ये आपको जानना चाहिए कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना जो है कब शुरू किया गया था, तो यह 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए योजनाओं को लेके अलग से एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाएंगे जिसमें करंट की भी योजनाएं अलग से शामिल करी जाएंगी, और स्टैटिक योजनाएं जो 1-2 साल पीछे, 4-5 साल पुरानी योजनाएं हैं उसको भी शामिल की जाएंगी, जो हमेशा एग्जाम में जिसकी फ्रीक्वेंसी बनी रहती है पूछे जाने को लेके। ठीक है, अब आगे कुछ नोट्स के तहत वन लाइनर फैक्ट्स से आपको मैं परिचित कराना चाहूँगा। यह है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण जो कि निजी क्षेत्रों में था वाले कानून पर रोक लगा दी है। तो देखिए, और इसका तर्क है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का कि यह 15, 16 और 19A का जो फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद है उसका उल्लंघन है। अब मेरी तरफ देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से एराइज होगा। क्वेश्चन इस तरीके से एराइज होगा कि हाल ही में किस राज्य के सरकार के द्वारा जो है स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने की बात कही गई थी, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला जो है वन लाइनर फैक्ट है, इसमें यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग को जो है हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध माना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा। अब इसमें जो है क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो सकता है कि हाल ही में किसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हत्या से भी अधिक जघन्य अपराध माना गया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात धन शोधन, ये आपको पता होना चाहिए। जिनको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मान लीजिए रोहित या मोहित या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इलीगल तरीके से धन कमाता है, एक्युमुलेट करता है, ब्लैक मनी एक्युमुलेट करता है, फिर उसको विदेशों में किसी तरीके से पहुंचाता है, और उसको जो है फिर किसी बैंक के थ्रू जो है अपनी अर्थव्यवस्था में लाके उसको मेन स्ट्रीम में लाता है, उसको बोलते हैं धन शोधन। ठीक है, धन शोधन मेनली जो है उपयोग होता है असामाजिक क्रियाकलापों को लेके, जैसे ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग माफियाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आतंकवादियों को फंडिंग, सेपरिस्ट जो होते हैं, अलगाववादी होते हैं, उनको फंडिंग को लेके जो है इसका उपयोग होता है। तो इसीलिए चूंकि यह हमारे सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे धन का ज़्यादा उपयोग होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना है, हत्या से भी ज़्यादा जघन्य अपराध माना है। ठीक है, अगला है पेट्रोलियम मंत्री जी की राय। इनके द्वारा जो है भारत में तेल और गैस उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाने का विचार व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब विचार तो व्यक्त किया गया है, लेकिन इनके विचार में इंपॉर्टेंट क्या है हमें ये जानना है, जो एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत द्वारा 2025 तक जो है तेल और गैस की खोज और उत्पादन क्षेत्र को दोगुने से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अराइज हो सकता है, जो टारगेट है तेल और गैस के खोज मतलब अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने का, वह कब तक का है, तो 2025 तक का। क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अराइज हो सकता है। अब करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, हमने डिसाइड कर लिया कि 2025 तक हमें दोगुना करना है, लेकिन हमारी वर्तमान की कैपेसिटी क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। इसमें जहां इसका फैक्ट जो है प्रीलिम्स में डायरेक्ट अराइज हो सकता है इससे क्वेश्चन, वहीं मेंस में जो है यह फॉर्डर के रूप में काम कर सकता है। यदि देखा जाए तो भारत का जो अपना कच्चा तेल की अपनी जो आवश्यकता है उसका 83% जो है यह आयात करता है, आयात निर्भर है। ठीक है,
वहीं प्राकृतिक गैस में यह निर्भरता जो है 47% के बराबर है। ठीक है, तो हमने जाना यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट अराइज हो सकता है। इससे रिलेटेड एक और योजना है हेल्प योजना, पुरानी योजना है, इसको देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति। अपने आप में ही, अपने शब्दों से ही, अपने फुल फॉर्म से ही यह अपने लक्ष्यों को परिभाषित करती है, तो ये इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.4 है। ठीक है, इसे फरवरी 2022 में शुरू किया गया था और किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के जो है नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जो है कोविड-19 महामारी से जो भी बाधा जो उत्पन्न हुई थी ना, उसको टैकल डाउन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यह 33 राज्यों और यूटीज के 416 जिले में जो है संचालित होगा, इसको कवर किया जाएगा। अब इससे जो रिलेटेड टॉपिक है वह है मिशन इंद्रधनुष। जानना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि 2 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए पूर्ण टीकाकरण जो है सुनिश्चित कराना। ठीक है, अब देखिए इंद्रधनुष तो था ही, अब जो है टोटल इंटेंसिव गहन मिशन इंद्रधनुष शुरू करने की क्या आवश्यकता थी? जो लोग पीछे छूट गए थे उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करने को लेके जो है इस गहन मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया था। पहला इसका चरण शुरू किया गया 2017 में। प्रत्येक बच्चा, सभी गर्भवती महिलाएं लक्षित जो UIP अर्थात सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम में जो है शामिल नहीं है उनको शामिल करना। वर्ष 2019 में शुरू किया गया इसका दूसरा चरण, टीकों से वंचित रहे सबको टीकाकरण लगाना। और 3.0 अर्थात इसका जो तीसरा चरण है वह फरवरी 2021 में शुरू किया गया था। कोविड-19 के चलते जो बचे लोग थे ना उनको सबको शामिल करना, सबको टीकाकरण करना। और लोग कौन से थे? आपके बच्चे और गर्भवती महिलाएं। ठीक है, आगे मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं। इसमें 12 जानलेवा बीमारियों के जो है अगेंस्ट में टीकाकरण किया जाता है। एक बार उन बीमारियों को देख लेना, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, जैसे क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप B, ये हीमोफिलस होगा, के कारण मेंजाइटिस और निमोनिया, खसरा, रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस आदि। ये 12 जो है 12 जानलेवा बीमारियां हैं। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी में मतलब विज्ञान सेक्शन में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस तरीके से होता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, और कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है पर्वतमाला योजना के बारे में। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जिसका नाम दिया गया है पर्वतमाला, और इसका जो है इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर बेहतर और पारिस्थितिक रूप से जो है संधारणीय विकल्प प्रदान करना। तो पर्वतमाला का हमारा जो है अर्थ क्लियर हो गया। अब जो है अगला टॉपिक है केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022। अब इस दिशा निर्देश में क्या शामिल है, एक स्नैप डाल लेते हैं इसमें। भारत सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त शब्दों के उपयोग करने से मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है इस दिशा निर्देश के द्वारा। और कोई पत्रकार यदि देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और इंटरनेशनल रिलेशन के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा लोक व्यवस्था के विरुद्ध जो है प्रतिकूल तरीके से कोई कार्य करता है तो इसे गंभीर संज्ञेय अपराध का उसे दोषी माना जाएगा और उसका जो है उसकी मान्यता भी रद्द हो जाएगी। जो भी स्वतंत्र पत्रकार हैं वर्किंग फॉर फॉरेन मीडिया, यदि वो विदेशी मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, को किसी भी प्रकार की मान्यता जो है सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगली जो नीति है उसको लेके मसौदा दिया गया है, मसौदा लाया गया है 2022 राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा 2022। इसका उद्देश्य है भारत में वायु खेलों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है, विजन क्या है, 2030 तक जो है भारत को शीर्ष वायु खेल देशों में से एक बनाना, इसका जो है विजन है।
एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात ASFI को इस नीति के सर्वोच्च गवर्निंग काउंसिल के रूप में अर्थात शासी निकाय के रूप में जो है इसे स्थापित किया गया है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट अराइज हो सकता है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है, विजन क्या है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समिट के बारे में है, फिनटेक ओपन समिट। नीति आयोग, फोन पे और अन्य के सहयोग से जो है फिनटेक ओपन वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, उद्योग के महत्व को प्रदर्शित करना। तो फिनटेक ओपन समिट का आपको उद्देश्य पता चल गया। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट क्या है, यह रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में इसे शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो है मानव तस्करी को रोकना है, ऑपरेशन आहट। ठीक है, अब रेलवे सुरक्षा बल की बात करी जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो RPF रेलवे पुलिस फोर्स के बारे में आपको जानना चाहिए जो आपको अभी तक नहीं पता होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा यह एकमात्र ऐसा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जिसके पास अपराधियों को गिरफ्तार करने, जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति है। ठीक है, तो RPF से ऐसे क्वेश्चन राइज हो सकता है और यह बल रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। इसकी भी घोषणा जो है केंद्रीय बजट अर्थात सेंट्रल बजट 2022-23 में की गई और इसका जो एम है, इसका उद्देश्य है सीमावर्ती गांव, जो भी सीमावर्ती गांव हैं स्पेशली चीन से सटे हुए, उनमें सामाजिक और वित्तीय अवसंरचना में जो भी उनका जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको दुरुस्त करना और उनको डेवलप करना। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। बजट में इसके लिए जो है 4600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तथा इस अवधि को 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2017 में यह योजना शुरू हुई थी। किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह योजना जो है कार्य कर रही है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है कि भाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को जो है बढ़ावा देना, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना और रोजगार अवसर सृजन करना जो है इसका मेन एम है। यह एक छत्र योजना है। एक छत्र मतलब जैसे इंटीग्रेटेड योजना कहते हैं, अम्ब्रेला योजना, इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं जो है शामिल है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हमने देख लिया। अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट अगले पेज में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, आपको पता होना चाहिए। इसमें हरियाणा मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण रोधी विधेयक 2022 को मंजूरी दी। तो आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा जो है धर्मांतरण रोधी विधेयक 2022 को मंजूरी दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा राज्य सरकार। ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के विरुद्ध विधेयक को पारित किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट के विरुद्ध जो है विधेयक पारित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह है समृद्ध पहल के बारे में। देखिए इसका पूरा अर्थ है स्वास्थ्य देखभाल के लिए अभिनव वितरण हेतु बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच पहल, जिसका नाम है समृद्ध योजना या समृद्ध पहल आप कह सकते हैं। यह अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की नई साझेदारी में इसे डेवलप किया जा रहा है, इसे विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? टियर 2 और टियर 3 के शहरों तथा ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जो सुबेध आबादी के लिए है, जो सुबेद आबादी हैं उनके लिए सस्ती एवं गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार। ठीक है, तो आपको पता चल गया समृद्ध पहल क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड में एक अलग न्यूज़ दिया हुआ है, देख लेते हैं। भारत द्वारा जो है 2023-24 तक 1.2 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये फैक्ट्स है, आप जान लीजिए एग्जामिनेशन के लिहाज से, फैक्चुअल लेवल पे जो है इंपॉर्टेंट है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वह है ई-नैम के बारे में। ई-नैम से आप सब लोग परिचित होंगे यदि पहले से पढ़े होंगे तो। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट चर्चा में क्यों है?
हाल ही में सरकार के द्वारा परिवहन, लॉजिस्टिक, मौसम पूर्वानुमान और फिनटेक कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली जो निजी संस्थाएं हैं ना, यहाँ पे देखिए मेरे सामने, उसको जो है ई नैम में एकीकृत किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये था चर्चा का विषय कि ई नैम के बारे में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ई नैम जो है वर्ष 2016 में लॉन्च हुआ था और यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने पर लक्षित है और इस हेतु जो है मसौदा एपीएमसी मंडियों को आपस में जोड़ना है। इसका जो लक्ष्य है, जो भी एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी जो है उन मंडियों को जो है आपस में ई मार्केट जो है जोड़ता है, ई नैम जो है वह जोड़ता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसमें बात किया गया है री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। यह देखिए एक तरीके का रिपोर्ट है जिसे नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। नीति आयोग ने इसमें क्या निष्कर्ष निकाला है, इसका कहना है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर किया जाने वाला जो खर्च है ना, वह ब्रिक्स देशों से काफ़ी कम है, सबसे कम है। ठीक है, काफ़ी कम नहीं, इन ब्रिक्स देशों में जो है सब में कम है। इसमें बताया गया है कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या एटलीस्ट 30% बढ़ाने की ज़रूरत है। 50% बिस्तर जो है अस्पतालों के देश की लगभग 65% जो भी बिस्तर है वह देश के लगभग 50% आबादी के लिए उपलब्ध है, जिसमें बड़े स्टेट लाइक आपके यूपी, एमपी और ये केरला, सदर्न स्टेट कुछ शामिल हैं। पीएम जन आरोग्य योजना जो है इसका लाभ बताया गया है कि इसके थ्रू लाभ लेने वाले अस्पतालों में भर्ती रोगियों के द्वारा सेवाओं की मांग जो है बढ़ सकती है। तो हमें जो है इसके लिए तैयार रहना चाहिए और कोविड-19 से जो भी एडवर्स इफेक्ट पड़ा था व्यवस्था को लेके, इसके बारे में भी जो है इस रिपोर्ट में नीति आयोग के द्वारा बहुत सारे जो है सुझाव दिए गए हैं। अब चूंकि इसमें ब्लेंडेड फाइनेंस की बात करी गई है, दैट मीन्स मिश्रित वित्त पोषण। तो व्हाट इज अ ब्लेंडेड फाइनेंस, यह इकोनॉमी का बहुत बढ़िया टर्म है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ब्लेंडेड फाइनेंस में होता क्या है कि जो भी सार्वजनिक और परोपकारी स्रोतों से प्रेरक वित्त प्राप्त होता है, मान लीजिए लोग हैं, तो जैसे पीएम केयर फंड था, पीएम केयर रिलीफ फंड जो पीएम के द्वारा कोविड-19 को लेकर एस्टैब्लिश किया गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है परोपकारी लोग बहुत ज़्यादा धन अलॉट किए थे। ठीक है, तो इसी वित्त को, फाइनेंस वित्त को बोलते हैं सार्वजनिक या परोपकारी स्रोतों से भी। ठीक है, जैसे अनुदान, रियायती पूंजी ईटीसी का उपयोग। अगर मान लीजिए कि ऐसे वित्त प्राप्त हो रहे हैं और इनका उपयोग जो है निजी क्षेत्र में निवेश को जुटाने के लिए किया जाता है, तो इसे बोलते हैं ब्लेंडेड फाइनेंसिंग, दैट मीन्स मिश्रित वित्त पोषण। यू शुड नो अबाउट दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। और यह आप जो करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ रहे हो ना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर बीपीएससी 67 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आप यदि अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और इवन इफ यूपीएससी आईएएस का प्रीलिम देना चाहते हो, सबके लिए जो है इक्वली गेम प्ले करेगा ये। ठीक है, अब बात आती है स्माइल योजना के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता जो है इससे की जाएगी, इसका फुल फॉर्म यही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है और इसका जो मेन फोकस है ना, वह ट्रांसजेंडर समुदाय, जो भी ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनको और जो भी भिक्षुक हैं उनका कल्याण एवं पुनर्वास करने के लिए स्माइल योजना शुरू की गई है। तो जब भी स्माइल आपके दिमाग में, आपके सामने प्रश्न आए, तो आपके दिमाग में ये कहना चाहिए कि जो लोग रो रहे हैं तो कौन सबसे ज़्यादा, जिनकी एडवर्स स्थिति है, भिखमंगों को आप देखते होंगे, लोग दबे कुचले हैं, रोड के किनारे सोते हैं, उनको देखते होंगे, और ये जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इनको आप याद कर लेना, आपको स्माइल आराम से याद आ जाएगा। ठीक है, और इसकी घोषणा जो है इसकी घोषणा में बताया गया है कि इसे वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जो है चालू रखा जाएगा। कुछ अदर स्नैप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। भारत के जेलों में बंद कैदियों, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा है जिसमें बताया गया है कि भारत के जेलों में जो बंद कैदी हैं ना, जितने भी बंद कैदी हैं, इनमें 75% विचाराधीन है।
तो किसी को मान लीजिए कि कोई 10 साल विचाराधीन कैदी के रूप में ही जेल में काटता है और बाद में पता चलता है कि वह जिस काम के लिए उसको जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया था वह गलत काम उसने किया ही नहीं है, तब सोचो ये किसी के फंडामेंटल राइट का कितना बड़ा हनन है। तो आपको पता होना चाहिए, एनसीआरबी का डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला स्नैप में केंद्र सरकार द्वारा कच्चे पाम ऑयल पर जो है कृषि उपकर जो कि पहले 7.5% लगता था, अब इसको घटा के 5% कर दिया गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है माय डियर फ्रेंड, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नैप में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, यह जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी प्रौढ़ लोग हैं, देखिए मेरे तरफ देखिए, जो भी एडल्ट लोग हैं और एजुकेशन से वंचित हैं उनको एजुकेट करना, और यह जो है वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भी अनुरूप है। ठीक है, अब देखिए, अब मेन बात इसमें आपको जानने वाली थोड़ी सी टिक है, वह यह है कि अब जो है प्रौढ़ शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा के रूप में न जान के सबके लिए शिक्षा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। एक तरीके का ना ये कहीं ना कहीं आपको विभाजित करता था प्रौढ़ शिक्षा नाम, तो इसके लिए इसी को लिए इसको इंटीग्रेटेड बना दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सबके लिए शिक्षा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अगला हम जानेंगे सीड योजना के बारे में। सीड स्टैंड फॉर स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावर्ड ऑफ DNTs। DNTs का फुल फॉर्म होता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। जैसे आप सड़कों के किनारे कहीं जाते होंगे तो बहुत लोग सिलट बेचते हैं, लोहे के सामान बेचते हैं, ऐसे ट्राइब्स वगैरह बन के रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं, वहीं जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में उनको जाना जाता है। तो सीड योजना का उद्देश्य क्या है, जो भी विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं उनको जो है इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करना, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, यही जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और यह जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और एक चीज आपके दिमाग में डालना चाहूंगा। कभी कभी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया ना, ये ज़्यादा ये भी पूछ देता है। तो किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो तो काफ़ी ऑपरेशनल होके पढ़ो। यदि मान लीजिए हम सीड योजना के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किसको टारगेट कर रहा है, क्या टारगेट कर रहा है, मतलब इसका विजन क्या है और किसके द्वारा जो है यह शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा या किस सरकार के द्वारा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, हमने अभी देखा फरवरी 2022, अब आ जाते हैं जनवरी 2022 पर। देखिए अगला इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह नाभिकीय ऊर्जा के बारे में है। भारत विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा की 3% हिस्सेदारी जो है वर्तमान में है। कोयले से 55% ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत का अभी ये स्टेटस है। ये स्टेटस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिहाज से फैक्चुअल रूप से इंपॉर्टेंट तो है ही, मेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्डर के रूप में यूज होता है। कभी भी जब मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये आपको ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछता है, जैसे परमाणु ऊर्जा या जो पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, तो आपको ये चीज़ जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। देखिए होमी जहांगीर भाभा के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने जो है 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। तो वह क्या है हम देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, कई बार अराइज हो चुका है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें जो है यूरेनियम से ऊर्जा निकाला जाता है और प्लूटोनियम 239 जो है इसका बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। और इसी बाई प्रोडक्ट को जो है इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दैट इज IFBR में जो है इसका उपयोग होता है, इससे ऊर्जा निकाला जाता है। और अगला है थोरियम का कंसंट्रेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, दक्षिणी स्टेट्स में, केरल वगैरह में, आपको पता होना चाहिए। अगला जो तीसरा चरण था वह थोरियम ब्रीडर रिएक्टर का था। इसमें थोरियम 232 के संयोजन से जो है ऊर्जा का परिकलन किया जाता है। ऐसा टारगेट किया था किसने, होमी जहांगीर भाभा ने, 3 स्टेप चरण वाले जो भी परमाणु कार्यक्रम था माय डियर फ्रेंड, उसके लिए। ठीक है, और अभी तक बने हुए हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। ठीक है, और किसी भी प्रकार का PDF नोट जो है मैं शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है नीचे दिया हुआ है।
अगला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में। आपको पता होगा कि हाल ही में जो है 5 राज्यों दैट इज यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जो है विधानसभा का चुनाव कंडक्ट कराया गया है। तो जनवरी में जो है इन चुनाव को लेके जो है 14 जनवरी 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें राजनीतिक दलों की पंजीकरण अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया। अब आप इससे पूछोगे कि आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा क्यों किया गया था। तो देखिए कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को कम समय मिल पाया था, इसीलिए जो है उसी कम समय में हर एक राजनीतिक दलों को जो है इलेक्शन कमीशन यह अवसर देना चाहता था कि आपको पंजीकरण कराना है तो करा लो भैया, इतना समय मैंने कर दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पंजीकरण जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के द्वारा जो है किसी भी पार्टी का पंजीकरण जो है रेगुलेट होता है, नियंत्रित होता है। ठीक है, अब बात करूंगा कि इन राज्यों में जो है MCC कब लागू हुई। MCC स्टैंड फॉर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, यह 8 जनवरी 2022 को लागू हुआ था। आप इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह लंबित मामले और लोक अदालत से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से कुल 1,27,87,329 मामलों का जो है निस्तारण किया गया, उसका निपटान किया गया। अब लोक अदालत क्या है, इससे रिलेटेड ये स्टैटिक फैक्ट्स है, यू शुड नो अबाउट दिस। समझौते के माध्यम से जो है विवादों को सुलझाना लोक अदालत का उद्देश्य है। अब विवादों की प्रकृति इसमें कौन कौन से, क्या कोई मर्डर कर दे तो ये विवाद सुलझाया जा सकता है लोक अदालत से? तो नहीं, मैं आपको विवादों की प्रकृति से परिचित करा दे रहा हूं ताकि ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें सिविल वाद होते हैं तथा ऐसे अपराध जिसमें समझौता वर्जित हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब उल्टा इसका ये हुआ कि ऐसे अपराध जिसमें समझौता वर्जित नहीं हो वो सारे इसमें शामिल हैं। आपराधिक मामले आदि जो है इस विवादों की प्रकृति हो सकती है और इसके फैसले के विरुद्ध जो है किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। काफ़ी ट्रिकिंग पॉइंट है, यहाँ से आपको बीपीएससी जो है क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि लोक अदालतों के बारे में जो है ये कौन कौन से तथ्य इसमें सही हैं या कौन सा गलत है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो ये जो पॉइंट है ना कि इसके फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में हम अपील नहीं कर सकते, काफ़ी ट्रिकिंग है। यहाँ से यदि लोग नहीं जानेंगे तो मेनली ये करेंगे भैया उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, हम कहाँ नहीं जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कहीं नहीं जा सकते हो यदि आप इस प्रक्रिया में पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा के बारे में है। TSR सुब्रमण्यम समिति 2014 के सुझाव पर यह आधारित है। ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये टॉपिक था मैंने डाल दिया, कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। अगला है मल्टी एजेंसी सेंटर, एक साझी आतंकवादी रोधी ग्रिड, अब ध्यान में रखना। और इसकी स्थापना जो है 2001 में कारगिल घुसपैठ के बाद की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के द्वारा राज्यों को ये निर्देश किया गया था, जो भी उनके अपने संस्थाएं हैं जो काम करते हैं इसको लेके, कि भैया आप मल्टी एजेंसी सेंटर में जो है अपना इंफॉर्मेशन जो है इसके थ्रू साझा करो। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, SPG एक्ट का उल्लंघन हुआ था इसमें। ठीक है, 5 जनवरी 2022 को आपको पता होना चाहिए पंजाब दौरे के दौरान फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हुसैन वाला में जो है फ्लाईओवर पर PM के सुरक्षा में चूक हो गया। कुछ किसान जो हैं, तथाकथित किसान जो हैं, PM के काफिले के आगे आ गए और उनके मार्ग का अवरोध कर दिया, मार्ग को और अवरुद्ध कर दिया उनके मार्ग को। तो इनकी जो गाड़ी थी वह फ्लाईओवर पे ही फंसी रह गई। तो इसमें कहा गया कि यह SPG स्टैंड फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, यह जो है इसके एक्ट में जो है इसमें उल्लंघन हुआ। SC द्वारा अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो है एक 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। ठीक है, इसको जांचने के लिए। SPG एक्ट क्या है? यह 1988 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो है इसे पारित किया गया था।
ठीक है। इसमें जो है समीपस्थ सुरक्षा अर्थात प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें क्लोज क्वार्टर्स होते हैं, रिंग राउंड टीम होता है, आइसोलेशन कॉर्डन्स होते हैं, स्टलाइज जोन अराउंड, मतलब मान लीजिए कि कोई वीआईपी पर्सनालिटी जा रही है तो उसके अराउंड जो है ये सारी चीज़ें एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाएगा कुछ सेंटीमीटर के सर्किल में कि इसके अंतर्गत कोई नहीं आएगा, आप दूर से बात कर सकोगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एसपीजी एक्ट जानना और कहाँ पे यह चूक हुई थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, ये प्लेस जो है आपको जानने चाहिए, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 73rd रिपब्लिक डे के बारे में है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि गणतंत्र दिवस समारोह में अब 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है को शुरू होगा। जो भी गणतंत्र दिवस का समारोह होगा वह 23 जनवरी से शुरू होकर शहीद दिवस जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है को समाप्त होगा। सर्वप्रथम अब चूंकि संविधान से रिलेटेड मामला है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1950 को हमारा संविधान रिमेनिंग संविधान पूर्णतः जो है लागू हो गया था, तभी से हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रथम संविधान सभा की मांग जो है 1934 में एमएन रॉय के द्वारा जो है लेफ्टिस्ट विंग के जो है ये एक लीडर थे, काफ़ी फेमस लीडर थे, इन्हीं के द्वारा जो है मांग करी गई थी, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि गणतंत्र दिवस जो है संविधान 26 जनवरी 1950 के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला जो है आदर्श आचार संहिता के बारे में है। देखिए यह दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का समूह है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यह जो है अनुच्छेद 324 के अधीन इलेक्शन कमीशन को यह इम्पावर्ड किया गया है कि ये सब करे। इलेक्शन साइलेंस एक टर्म है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व जो है सार्वजनिक बैठकों का आयोजन एवं समारोह चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन साइलेंस। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन दिशा निर्देश के बारे में है। देखिए 20 जनवरी 2022 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा यह जारी किया गया। इसका लक्ष्य क्या है, गांव के समग्र विकास योजना तैयार करने के लिए स्थानिक विकास की योजना बनाना। मान लीजिए कोई गाँव है तो हर एक गाँव का हर एक पंचायत का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपना के स्थानिक अप्रोच के साथ देखो कि इस गांव में ये विकास होना है, उस तरीके का अप्रोच लेके जो है इसमें जो है प्लान बनाया जाएगा, विकास योजनाएं करी जाएंगी, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 के बारे में आपको पता होना चाहिए। 9 जनवरी 2022 को मनाया जाता है हर एक साल यह, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय में एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई लोग शामिल होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। तीनों टर्म को जो है आप अपने स्टैंडर्ड बुक से, पॉलिटिक स्टैंडर्ड बुक से देख लेना। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुनाव के लिए खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है 6 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव हेतु उम्मीदवारों की खर्च सीमा जो है 70 लाख से बढ़ा के 95 लाख कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और विधानसभा हेतु यह 28 लाख से 40 लाख जो है कर दिया गया है। यह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 77 के तहत किया जाता है। चुनाव पूरा होने के 30 दिनों के भीतर जो है खर्च का विवरण इसी के समक्ष पूरा करना होता है। यदि कोई पार्टी जो है या कोई कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं करता है तो उसकी मान्यता, उसका सदस्यता जो है रद्द कर दिया जाता है, उसका चुनाव, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में खुला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। 31 जनवरी 2022 को जो है इसका 30वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, शी द चेंज मेकर, SHE, ये सी नहीं है, SHE है, शी द चेंज मेकर, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जो है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 5 सदस्य जिनका कार्यकाल जो है 3 साल का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग NCBC और NCBC को लेके, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हुआ है उनके स्ट्रक्चर में, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है।
अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 11 विजेता शहरों की घोषणा की गई है, जिसमें औरंगाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोची आदि शामिल हैं। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज आप देख रहे हो कि किसी भी राज्य का या किसी भी नगर पालिका का स्ट्रीट कितना बढ़िया है, मतलब सड़क, इसको लेके यह चैलेंज है। इसे जो है 2020 में लॉन्च किया गया था और विजेता को जो है 50-50 लाख रुपए जो भी विजेता होते हैं इनको दिया जाता है। अब आते हैं दिसंबर 2021 नेशनल पे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है महाराष्ट्र में एक बैलगाड़ी दौड़ की जो है इजाज़त दे दी गई है। कब? 16 दिसंबर 2021 को। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने इस दौड़ पर जो है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत 2014 में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अर्थात AWBI की स्थापना 1962 में हुई थी, आप ध्यान में रखना। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था 22 दिसंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी इनोवेटर्स हैं और उद्यमी हैं उनको भारत सरकार की 22 अनुसूची भाषाओं में जो है नवोन्मेषी अर्थात इनोवेटिव पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच बनाने को सक्षम बनाना। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम आपको पता हो गया। अब GIS आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली जो है शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है? 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है रक्षा संपदा दिवस के अवसर पर छावनी परियोजना के तहत छावनी परिषदों के निवासियों के लिए जो है यह GIS आधारित जो है स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली शुरू की गई है। अब छावनी पोर्टल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देश भर के 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों के लिए जो है ऑनलाइन नागरिक सेवा है और यह 16 फरवरी 2021 को इसे शुरू किया गया था, ध्यान में रखना। अगला है जम्मू कश्मीर हेतु परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिशें, जिसकी अध्यक्ष हैं रंजना देसाई। कौन है? रंजना देसाई, ध्यान में रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है 7 अतिरिक्त विधान सीटों की सिफारिश की गई है, 6 जम्मू के लिए और 1 कश्मीर के लिए। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार जो है हर एक जनगणना के पश्चात संसद परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। इसके बाद जो है परिसीमन आयोग का गठन होता है। अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में जो है परिसीमन अभ्यास किए गए हैं। ये चीज़ में ध्यान में रखना, कितने बार? 1, 2, 3 और 4 बार। ठीक है, तो पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला जो है लोकपाल ऑनलाइन, ये खुद में एक टर्म है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। भारत के लोकपाल के जो भी अध्यक्ष हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, 13 दिसंबर 2021 को इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? शिकायतों का प्रबंधन। इस पर भारत के सभी नागरिक किसी भी स्थान से किसी भी समय जो है अपनी शिकायतें जो है दर्ज कर सकते हैं। तो आपको ये पता हो गया कि लोकपाल ऑनलाइन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अगला जो टर्म है वह है डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, ODR स्टैंड फॉर ऑनलाइन विवाद, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखिए, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है विवाद से बचना, रोकथाम, ऑनलाइन विवाद समाधान। ठीक है, IPC की धारा 124 से राजद्रोह से संबंधित है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगला जो है हमारा यह पॉइंट था। अब है राष्ट्रीय जल मिशन परियोजना, वर्ष 2016 में शुरू हुआ था और यह जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है समर्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। पहला संस्करण इसका 19 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया और इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जो है शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें जो है लैंगिक समानता और विविधता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगला है हमारा श्रेष्ठ योजना, केंद्रीय न्यायिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसे आरंभ किया गया है। इसका जो उद्देश्य है प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण जो है आवासीय शिक्षा प्रदान करना। किसके लिए? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए।
तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना बनाई गई है कि जो भी स्टैंडर्ड लेवल के निजी विद्यालय हैं उनमें जो है गुणवत्तापूर्ण जो है आवासीय शिक्षा जो है इस जाति के सदस्यों को, छात्रों को जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कॉन्वोक 2021-22। 10 दिसंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है और यह भारत भर के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों, स्कूल प्रमुखों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा प्रदान करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया गया। क्या? कॉन्वोक 2021-22। अब आते हैं नवंबर पे। देखिए इसमें जो है पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह चूरा चांदपुर के बारे में है, जो कि मणिपुर में स्थित एक स्थान है। 13 नवंबर 2011 को असम राइफल्स के एक काफिले पर जो है हमला होता है और इस हमले में जो है 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग इसमें शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इस हमले की जिम्मेदारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने ली है। तो चूरा चांदपुर कहाँ है? मणिपुर में है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब बात आती है विशेष श्रेणी का दर्जा। देखिए बिहार सरकार के द्वारा जो है इस चीज़ की मांग हमेशा से की जा रही है, कई वर्षों से की जा रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें राज्य को जो है केंद्र द्वारा विशेष सहायता दिया जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संविधान का कोई आर्टिकल जो है विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर चर्चा कर रहा हो। परंतु 1969 में जो है 5वें वित्त आयोग के द्वारा जो है ऐसी व्यवस्था की गई। एनडीसी, तत्कालीन एनडीसी अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है विशेष राज्यों की विशेषताएं तय की गई। कुछ फॉर्मूला बनाया गया जिसके आधार पर, मेरे तरफ देखिए, जिसके आधार पर जो है किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। पहला कि वह राज्य पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो। दूसरा, कम जनसंख्या घनत्व हो और बड़ी जनजातीय आबादी हो उस राज्य की। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ जो है उसकी सामरिक स्थिति हो। ठीक है। चौथा, इसमें एक आधार था आर्थिक एवं ढांचागत उसमें पिछड़ापन हो। और पांचवा जो है राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति हो। ठीक है। इस फॉर्मूले को अल्सो नोन एज गॉडगिल फॉर्मूला, जिसे गॉडगिल फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेशा एक्ट 1996 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जो है कई बार पूछा जा चुका है और ये न्यूज में भी बना हुआ है। पेशा स्टैंड फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है। 18 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में जो है इसके प्रावधानों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसीलिए यह चर्चा का विषय है और इसीलिए हम पढ़ भी रहे हैं। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन जो है केंद्रीय जनजाति मंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दोनों के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला है रोशनी अधिनियम घोटाला। जब रोशनी की बात की जाए तो आप डायरेक्ट जम्मू कश्मीर चले जाना। इसे जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि अधिभोगियों के स्वामित्व का अधिकार अधिनियम 2001 के भी नाम से जाना जाता है। इसके तहत जो है भूमि आवंटन राजनीतिक नेता और अधिकतम नौकरशाह को किया गया था। ठीक है। घोटाले में कैग द्वारा यह देखा गया है कि 2004 में 2014 में जो है इसमें 25,000 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है। ठीक है। अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक ने जो है उत्तर व्यापी प्रभाव से जो है इसे निरस्त कर दिया। किसे? रोशनी एक्ट को। ठीक है। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इंदौर जो है इसमें लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर जो है बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है स्वच्छ सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण है। क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके अदर कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं। देखिए, यदि 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की बात करी जाए तो इसमें इंदौर प्रथम पे है, सूरत द्वितीय और विजयवाड़ा जो है तृतीय स्थान पे है। वहीं यदि 1 से 10 लाख की बात करे जाए तो इसमें एनडीएमसी नई दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे आती है। अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है द्वितीय स्थान पे और तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है तृतीय स्थान पे आता है।
सर्वश्रेष्ठ गंगा नहर की बात करी जाए तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो है वाराणसी इसमें प्रथम स्थान पे है, और वहीं 1 लाख से कम आबादी वालों में जो है कन्नौज इसमें प्रथम स्थान पे है। देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड वाले शहरों की बात करें तो अहमदाबाद छावनी प्रथम स्थान, मेरठ द्वितीय और दिल्ली छावनी जो है इसमें तृतीय स्थान पे आती है। 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों की बात करी जाए तो झारखंड, और 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों की बात करी जाए छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। यदि 100 से अधिक यूएलबी की बात करी जाए, यूएलबी वाले राज्य, और कम वाले में झारखंड जो है प्रथम स्थान पे है। इसमें आगे बताया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार के अंतर्गत सबसे अधिक पुरस्कार जो है महाराष्ट्र ने जीते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब बात आती है, इसमें एक और टर्म है प्रेरक दौड़ सम्मान, जिसे 2021 से शुरू किया गया था। 5 शहरों इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति को जो है दिव्य प्लैटिनम रूप में जो है इसमें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है अराइज हो सकता है माय डियर फ्रेंड। देखिए, इसे 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 100% ठोस कचरा प्रबंधन के साथ जो है शहरी भारत को 100% खुले में शौच मुक्त करना। ठीक है, SBMU अर्थात स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो है 2021 से शुरू हुआ। इसका लक्ष्य जो था अगले 5 वर्षों में जो है स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से अर्जित परिणामों को बनाए रखना है। ठीक है, अगला एक और सर्वेक्षण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज होने की पूरी संभावना है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसको NFHS 5 भी बोल सकते हो आप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष की बात करी जाए तो प्रजनन दर जो है इसमें 2.0% के बराबर है, जो कि प्रतिस्थापन दर अर्थात 2.1 इसे टारगेट किया गया है, इससे कम है। जबकि 2016 में TFR इंडिया का कितना था, टोटल फर्टिलिटी रेट था 2.2 के बराबर माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि देश में मात्र 5 ही राज्य ऐसे हैं जिनका TFR 2 से अधिक है। कौन कौन से राज्य हैं? अपना बिहार प्रथम स्थान पे है, 3 है इसका, मेघालय 2.9, यूपी 2.4, झारखंड 2.3 और मणिपुर 2.2 के बराबर है। सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो सेक्स रेशियो अभी बढ़ गया है, पहली बार यह 1000 के पार गया है, तो यह 1020 है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। पिछले 5 वर्षों में जो है जन्म लेने वाले बच्चों में जो है सेक्स रेशियो 929 पहुंच गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। एक एक फैक्ट, एक एक लाइन जो है इसका इम्पॉर्टेंट है। अब जनसंख्या प्रोफाइल की बात करते हैं तो जनसंख्या जो है जो 15 वर्ष से कम है वह भारत में 26.5% जो है इनका रेशियो है। शिक्षा और इंटरनेट के बारे में डेटा दिया गया है। महिला साक्षरता जो है अभी 71.5 के बराबर है। पुरुष साक्षरता जो है 84.4% पर स्टैंड कर रहा है। वहीं 10 वर्ष से अधिक और कम स्कूली शिक्षा वाली महिलाएं जो है 41% है और पुरुष 50.2% के जो है बराबर है। वहीं महिलाएं जो कभी इंटरनेट का उपयोग किया है यह 33.3% के बराबर है, जबकि पुरुष जो है 57.1% के बराबर हैं। शिशु व बाल मृत्यु दर, प्रसव देखभाल आदि के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें बताया गया है कि नवजात मृत्यु दर जो है अभी 24.9% के बराबर है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है 41.9% के बराबर है। शिशु मृत्यु दर जो है 35.2% के बराबर है। संस्थागत प्रसव जो है 88.6% के बराबर है, जबकि सार्वजनिक सुविधा में संस्थागत प्रसव जो है 61.9% के बराबर है। वहीं आगे बच्चों में पोषण की बात करी जाए तो 5 वर्ष से के कम बच्चों में ठिगनापन 35.5%, दुर्बल बच्चे देखिए ये डेटा जो है पूछता नहीं है ज़्यादा, ये जो ठिगनापन और दुर्बल अल्प वजन, लेकिन मैंने डाल दिया है ताकि यदि अब मेंस आंसर राइटिंग में इसका यूज करो तो वहाँ पे काम दे। अल्प वजन बच्चे जो हैं 33.8% के बराबर हैं।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपको पता होना चाहिए कि 1992 में जो है शुरू हुआ था। अब इसमें आगे महिला सशक्तिकरण की बात करी गई है। महिला सशक्तिकरण जो है 15 से 59 वर्ष की महिलाओं की बात करी जा रही है। इसमें घर या जमीन की मालिक महिलाएं हैं मात्र 43.3%, मोबाइल फ़ोन रखना या उपयोग करना 54% महिलाएं जो है ऐसा कर रही हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए, पहला है प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर ऐसा दर होता है जिसपे जनसंख्या की स्थिरता हासिल की जाती है, अर्थात जनसंख्या आके वहाँ पे जो है स्टैटिक हो जाता है। ठीक है। वहीं नवजात मृत्यु दर की बात करी जाए तो प्रति 1000 जन्म लेने वाले नवजातों पर मृत्यु की संख्या को जो है नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे कम उम्र के जो मर जाते हैं उनकी संख्या को जो है शिशु मृत्यु दर के रूप में काउंट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत का 72वां 72nd संविधान दिवस के बारे में, जो कि 26 नवंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। पहले इस दिन को जो है राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जो है मनाया जाता था। 19 नवंबर 2015 को अधिसूचना जारी की गई, तब से जो है संविधान दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को लेके है। आपको पता होगा कि लगभग 1 साल से चली आ रही किसान आंदोलन जो है, जो 3 कानूनों को लेके सरकार के द्वारा जो 3 कानून कृषि कानून लाए गए थे उनको लेके था, उसको खत्म किया गया सरकार ने। 29 नवंबर 2021 को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन तीनों कृषि अधिनियमों को जो है रद्द कर दिया गया। ठीक है। यह अनुच्छेद 245 जो है सदन को कानून बनाने की शक्ति देता है, आपको ये पता होना चाहिए। कानून को अध्यादेश अथवा कानून बनाकर जो है ही निरस्त किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से कानून थे देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन अब रिवीजन करना है, समय कम है, तो वीडियो को थोड़ा सा 2 पार्ट में बांटने के बाद भी ये वीडियो इतना लंबा खींच रहा है, तो आप बने रहिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, फिर इसको चला के देखिए। ठीक है। उसके बाद आपको PDF एक बार पढ़ लेने के बाद जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। जिंदगी भर नहीं, मतलब एग्जाम तक तो नहीं भूलेगा, इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना। कृषक, पहला कानून है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। यह जो है कृषि मंडियों से बाहर किसानों को जो है अनाज बेचने को लेके ये अधिकृत कर रहा था। और दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी गई थी। और तीसरा जो था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है। इसी को लेके जो है किसानों को कुछ प्रॉब्लम था और इससे रिलेटेड किसान आंदोलन जो है शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है EWS आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया। शामिल सदस्य हैं पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, BK मल्होत्रा, भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल। ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसका गठन किया गया है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखिए, EWS आरक्षण जो है इसको लेके 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया था और इसके तहत 15(6) और 16(6) जो है समाविष्ट अनुच्छेद जो है यह किया गया था। ठीक है। 15 का सब पार्ट 6 और 16 का सब पार्ट 6। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। MP लैड योजना जो कि अब हाल ही में बीच में पॉज कर दी गई थी कोविड-19 के वजह से, अब जो है हाल ही में शुरू किया गया है। इसको जो सर्वप्रथम शुरू किया गया था 23 दिसंबर 1993 को शुरू किया गया था। केंद्र सरकार की योजना है। सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जो है प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपया खर्च करने वाली विकास परियोजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं और यदि पास हो जाता है तो उनको 5 करोड़ रुपया मिलता है और वह अपने क्षेत्र में जो है 5 करोड़ रुपया विकास परियोजनाएं का जो है वह काम करते हैं। ठीक है। 2020-21, 2021-22 के लिए निलंबित किया गया था
साल के लिए पुनः बहाल कर दिया गया, लेकिन अब 5 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, अब 2 करोड़ रुपए ही मिल पाएंगे इसके तहत। ठीक है, अगला जो है वह है आयुष्मान CAPF योजना। 2 नवंबर 2021 को प्रारंभ किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, यह योजना गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत 7 CAPF बलों के सभी सेवा कर्मियों और उनके आश्रितों को जो है कवर किया जाएगा। कहने का मतलब कि आयुष्मान भारत योजना को जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के लिए भी अलग से टारगेट करके शुरू किया गया है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के बारे में। इसमें जो है केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जो है प्रथम 3 राज्य हैं। तो कोई पूछे कि आपको पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में प्रथम स्टेट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए केरल है। ठीक है, इसको यहाँ से दिया गया। यदि छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें सिक्किम प्रथम स्थान पे है, गोवा उसके बाद और मिजोरम उसके बाद है। यूटीज में बात करें तो पुडुचेरी प्रथम स्थान पे है, समग्र रूप से केरल प्रथम स्थान पे है। बंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विधिक सेवा दिवस के बारे में। नालसा द्वारा 9 नवंबर 2021 को यूपी के ग्रेटर नोएडा में जो है इसे मनाया गया था। नालसा की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी, इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। अगला है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 CBSE के द्वारा जारी किया गया। इसमें 3, 5, 8 और 10वीं कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया। इसमें क्या गया है कि NCERT सीखने की कमियों की पहचान करेगा और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला टॉपिक बात कर रहा है दल विरोधी कानून को लेकर। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के द्वारा जो है दल बदल से जुड़े मामले में लोग कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो है SC में अपील किया गया है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील किया गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1885 के माध्यम से जो है संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है इसे शामिल किया गया था। आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार अराइज होता है। अगला जो पॉइंट है वह है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है चुनाव चिन्ह की आवंटन की प्रक्रिया। 5 अक्टूबर 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, चिराग पासवान अब उनके बेटे संभालेंगे, हेलीकॉप्टर उनको चुनाव चिन्ह दिया गया। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान जी के चाचा हैं, पशुपति नाथ पारस, इनको सिलाई मशीन जो है अलॉट किया गया है। देखिए, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन संशोधन आदेश 1968 के तहत जो ये किया जाता है, इसी को अर्थात इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह को आवंटित करने का जो है अधिकार देता है। अब अगली बात कर लेते हैं NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के स्थापना दिवस के बारे में। 12 अक्टूबर 2021 को इसका 28वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। PM ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया। NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को जो है किया गया था। NHRC में अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, 4 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वह राष्ट्रीय जल जीवन कोष के बारे में है। देखिए, 2 अक्टूबर 2021 को गांधी के 152वां जन्म दिवस के अवसर पर जो है PM के द्वारा जो है इसे आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है माय डियर फ्रेंड? गाँव में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के निर्माण में योगदान की सुविधा प्रदान करना। तो राष्ट्रीय जल जीवन कोष के बारे में आपको पता चल गया। इसी अवसर पर PM के द्वारा जो है जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। अब जल जीवन मिशन जो पहले की योजना है इसके बारे में देख लेते हैं। शुरुआत जो है इसकी 15 अगस्त 2019 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर में जो है कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह SC के द्वारा पेगासस मामले में जांच समिति का गठन को लेके है। देख रेख में SC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति RB रविंद्रन जो है करेंगे।
पेगासस मामले को लेकर जो समिति का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पेगासस क्या है, देखिए इजराइल के एनएसओ ग्रुप द्वारा तैयार किया गया जो है एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर जो आपके मोबाइल में जाके या आपके सिस्टम में जाके आपके डेटा को जो है चुरा लेगा, आपकी क्रियाविधि का जो है अवलोकन करेगा। ई प्रिजन प्रोजेक्ट जो है इसका उद्देश्य क्या है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ई प्रिजन प्रोजेक्ट जेल के कामकाज का कंप्यूटरीकरण करना तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाना जो है ई डिजिटल प्रोजेक्ट का जो है लक्ष्य है। यही गुड सैमरिटन योजना जो है, कोई भी यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाता है तो उसको जो है गुड सैमरिटन योजना के तहत शामिल किया गया है, उसको पुरस्कार मिलेगा और यह 15 अक्टूबर 2021 से जो है यह योजना प्रभावी है। अगला जो टॉपिक है वह है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। जून 2014 में जो है इसका अनुमोदन हुआ था। 1 से 3 नवंबर 2021 के मध्य आयोजित किया गया गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल 2021 के पहले दिन NMCG को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को जो है FB पर अर्थात फेसबुक पर 1 घंटे में अपलोड की गई हस्तलिखित नोट्स की सर्वाधिक तस्वीरें अपलोड करने का जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है इसमें शामिल किया गया है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अगला जो है निपुण भारत मिशन, देखिए इसे निपुण स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य है 2026-27 तक देश का प्रत्येक बच्चा जो है ग्रेड 3 समाप्त होने तक जो भी मूलभूत लिटरेसी है उसको प्राप्त कर ले और कैलकुलेटिंग पावर जो है उसके पास होना चाहिए आवश्यक रूप से, ठीक है। अब बात करते हैं आज के एपिसोड के लास्ट मंथ की, सितंबर की। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है कार्बी आंगलोंग शांति समझौता के बारे में। देखिए कार्बी आंगलोंग जो है असम का डिस्ट्रिक्ट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। 4 सितंबर 2021 को 5 विद्रोही समूह केंद्र सरकार द्वारा जो है त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 5 विद्रोही समूह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ, कार्बी आंगलोंग शांति समझौता, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। सरकारी सहायता प्राप्त मौलिक अधिकार नहीं है। सरकारी सहायता प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है। कुछ वन लाइनर हैं, ये क्या हो गया, कुछ वन लाइनर इसमें फैक्ट्स हैं, शायद मेरा आईपैड गर्म हो गया, ठीक है। कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं, इसमें बताया गया कि सरकारी सहायता प्राप्त करना जो है मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कथन है, यह एक नीति संबंधी विषय है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला बताया गया है अगले लाइन में कि पीएम के द्वारा जो है 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण 2.0 का आरंभ किया गया। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि SBMU 2.0 का शुरुआत जो है कब किया गया था, ठीक है। हाल ही में जो है सितंबर महीना में सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। CGI जो वर्तमान CGI हैं NV रमन्ना, उनके द्वारा 31 अगस्त 2021 को जो है सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाई गई। इनमें से 3 महिला न्यायाधीश हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। हिमा कोहली, VV नागरत्ना, बेला माधुर्या त्रिपाठी महिला न्यायाधीश हैं। अब न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वह जो टोटल संख्या है वह 33 हो गई है, लेकिन जबकि स्वीकृत संख्या जो है जो कि 34 है उससे एक ही कम है, ठीक है। 34 से एक ही कम है। इसमें आगे बताया गया है कि अभय श्रीनिवास ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, CT रवि कुमार, MM सुंदरेश और PS नरसिम्हा जो हैं ये मेल न्यायाधीश हैं, जबकि PS नरसिम्हा जो हैं सीधे बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट बनने वाले जो है प्रथम न्यायाधीश बने हैं, जब 1993 में जो है कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना की गई थी, जिसके थ्रू न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ट्रांसफ़र होता है। तो इसके बाद, ठीक है, इसी के रिकमेंडेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है PS रमन्ना जो है सीधे बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में जो है कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
फास्टर पढ़ लेते हैं। फास्टर क्या है? फास्टर स्टैंड फॉर फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसमें जो है ये क्या है, देखिए कभी कभी होता है ना कि जमानत, अपराधियों की जमानत हो जाती है या किसी अपराध में या कई गलत मामले में जो है कोई आदमी फंस के जेल में बंद हो जाता है, उसकी जमानत हो गई, तो जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा करने में 1-2 दिन और लग जाता है। तो उसको 2 दिन पहले वो जेल से बाहर निकलना चाहिए तो 2 दिन बाद निकलता है। इसी चीज़ को लेके जो है फास्टर प्रणाली जो है सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है जमानत आदेश पारित होने के बाद कैदियों की त्वरित रिहाई। अब बात कर लेते हैं अमृत 2.0 की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह जो है 1 अक्टूबर 2021 को जो है इसका आरंभ हुआ था। लक्ष्य है 4700 शहरों कस्बों को जल सुरक्षित बनाना, सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100% जो है कवरेज प्रदान करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। अमृत मिशन की बात करी जाए तो यह 2015 में जो है शुरू हुआ था और इसका 2.0 वाला वर्जन कब शुरू हुआ है? 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। अब है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 2024-25 तक के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है 19 फरवरी 2020 को जो है इसकी मंजूरी मिली थी। फोकस क्या रहेगा? ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच उन्मूलन, अर्थात ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस जो है इसको मिलेगा इसके तहत। स्वच्छ भारत मिशन रूरल की बात करें अर्थात ग्रामीण की बात करें तो ये भी अक्टूबर 2014 में जो है शुरू हुआ था। स्पिन योजना, स्पिन स्टैंड फॉर कताई बुनाई, आप इसे समझ ही सकते हो, नाचना। स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं स्पिन। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो है PM के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2021 को कुम्हार समुदाय के लिए जो है इसे शुरू किया गया था। आरंभ इसका जो है MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह के द्वारा जो है वाराणसी UP में शुरू किया गया। यह पंजीकृत कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत जो है बैंकों से सीधे ऋण प्राप्त करने में जो है यह सक्षम बनाती है। इसमें आगे बताया गया है कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना जबकि 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है जोजिला सुरंग, एशिया का सबसे लंबा द्विदिशात्मक सुरंग है। इसकी लंबाई है 14.15 किलोमीटर। यह जोजिला दर्रे से होते हुए श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को जो है सुरंग के माध्यम से जोड़ेगी। तो जोजिला सुरंग का लोकेशन आपको मैप पे देखना चाहिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स का तो है ही। अब बात आती है मंथन 2021 की। देखिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के द्वारा जो है मंथन 2.0 की शुरुआत की गई है। मंथन 2021, माफ कीजिएगा। इसका लक्ष्य है सुरक्षा एजेंसियों को 21वीं सदी में जो भी सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है ना, उस नवीन अवधारणा और प्रौद्योगिकी से जो है इनको रूबरू कराना। तो ये था आज का राष्ट्रीय डेवलपमेंट से रिलेटेड पहला एपिसोड। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा होगा। बीच में कहीं कहीं लैग आ गया हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और क्या सजेशन, यदि आपके मन में कोई सजेशन है इसके बारे में तो नीचे कमेंट करके आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। हम फिर मिलेंगे सेकेंड एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।